समय इस तरह की भी चित्रकारी बनाना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। साइट्स मतलब मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर लेते हैं। साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ अवशेष, किस चीज के अवशेष, चाहे वो औजार हो, मटका हो या बिल्डिंग हो या कुछ भी हो एक्सेट्रा, वो मिले, उसको साइट्स कहा जाता है। These were made, used and left behind by people. इनको बना के या तो छोड़ दिया गया था या तो किसी कारणवश ये वो भूल गए होंगे, इसीलिए वो वहां पर मिल गए, और समय के साथ वो इस तरह से दबे रहे कि बाद में इंसानों से जब प्रचलित हुआ वो, तो वो ज्यादा टूटे फूटे नहीं। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, और sometimes even under the water. तो ये तीनों जगह मिल सकते हैं, सतह के ऊपर भी मिल सकते हैं, ज्यादातर तो धरती के अंदर ही मिलते थे या पानी के अंदर ही, क्योंकि सोचिए आप हजारों साल पहले कितना हवा चला होगा, वो धीरे धीरे परत बाय परत उस चीज को ढक दिया होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब हम आग के बारे में चलते हैं। मैंने आपको बताया ना, आग के बारे में लोग कब प्रचलित हो गए थे, तो पैलियोलिथिक एज में लोग आग के बारे में प्रचलित भी हो गए थे और उसका इस्तेमाल भी करने लगे थे। तो फाइंड द कुरनूल केव्स, कुरनूल की गुफाएं मैप में आते हैं। ये कुरनूल की गुफाएं जो कि जहां से हंटर गैदरर्स होने का प्रमाण मिलता है, कि ये प्रमाण मिलता है कि लोग शिकारी हुआ करते थे। ट्रेसेस ऑफ, अब लोगों को कैसे पता चलता है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, फायर से लोग प्रचलित थे, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कुरनूल की गुफाओं से। तो ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं होता था, लेकिन हमें जानकारी वहां से मिल रही है। तो वहां पर एशेस, राख का ट्रेसेस मिला है, ये बताता है कि लोग आग से फैमिलियर थे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरनूल के लोग जो रहते थे वही आग से प्रचलित थे, बट हमें वहां से सबूत मिला है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, आगों का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता होगा। पहला, लाइट के लिए, मीट को पकाने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहिए मुझे, ठंड से बचाने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप बाद में जाके ये बहुत ही गहरा मतलब निकालेगा कि टू रोस्ट अ मीट, मांस को पकाने के लिए। आप देखिएगा जब इंसान पहले मांस खाते थे, सिर्फ कच्चा मांस, तो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, इससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत स्लो होता था। आप खाना को खाने का पचाने के लिए भी आपको ताकत चाहिए, तो जो रॉ मीट होता था उनको पचाने में उनको ज्यादा ताकत लगता था, लेकिन जो कुक्ड मीट होता था यानी रोस्ट मीट होता था, उनको पचाने में उन्हें ज्यादा ताकत नहीं लगता था। इस कारण उनका जो अब धीरे धीरे उनका क्या होगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होने लगेगा। ब्रेन डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि ब्रेन बड़ा होने लगेगा, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट मतलब उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती रहेगी। नेम्स एंड डेट्स, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में बताया था, वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो चलिए इसको और एक बार हम लोग समझ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी हैव स्टडीड। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर जी ये नामकरण क्यों करते हैं? तो नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि हमें पहचानने में दिक्कतें ना हो। आप देखिएगा घर में ही अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों का अलग अलग नाम रखा जाता है। अगर किसी को बुलाना हो तो उसी नाम से बुलाया जा सकता है, या किसी के बारे में कुछ कहना हो तो उसी नाम से हम कह सकते हैं। सबका अगर एक जैसा नाम हो तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए सबका नामकरण करना बहुत ही जरूरी है, और इतिहास में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक, शुरुआती समय को क्या कहा गया? पैलियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक के भी पहले समय था, लेकिन हमें अभी वो पढ़ना ही नहीं है। हमें बस इतना पढ़ना है कि जब इंसान होमोसेपियंस बन गए, मतलब आप कह सकते हैं कि जब लोग आदि माने गोरिल्लाओं से इंसान बन गए, 2 पैरों पे खड़े हो गए, तब से हम ये पढ़ रहे हैं। मतलब जब लोग पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे उसको पैलियोलिथिक कहा जाता है, लेकिन इसके पहले भी बहुत समय था, वो आप सीनियर सेक्शन में पढ़िएगा। दिस पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है पैलियो मतलब पुराना और लिथोस मतलब पत्थर। तो पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसमें पैलियो का मतलब पुराना और लिथिक का मतलब पत्थर। लिथिक शब्द मेसोलिथिक में भी आएगा और नियोलिथिक में आएगा। मेसो मतलब बीच का, नियो मतलब नया। तो पैलियोलिथिक एज किसको कहा गया है? 2 मिलियन, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल से 12,000 साल, ये नीचे में आएगा। 20 लाख के बाद 19 लाख, 18 लाख, इस तरह से 12,000 साल तक आते आते उस समय को कहा गया पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद 12,000 से लेके 10,000 साल तक, मतलब 12,000, 11,000, 10,000, इस समय को कहा जाता है मेसोलिथिक। इस समय को क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक। 12,000 years ago till about 10,000 years ago, इसको कहा जाता है मेसोलिथिक। इसको अब पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में क्या डिफरेंस है? तो आपने कहीं सुना होगा कि पुराने समय में
जो ग्लोबल वार्मिंग शायद आपने जरूर सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज से ही बढ़ना चालू हुआ या जब औद्योगिकरण हुआ तभी से बढ़ना चालू, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में जो पृथ्वी थी ना, पैलियोलिथिक एज के समय, आज से 30,000 साल पहले, तो पूरा पृथ्वी लगभग बर्फ से ढका हुआ था, ठीक है। तो धीरे धीरे बर्फ पिघलना चालू हुए तो मैदान बनने लगा। तो इसका जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे, इसीलिए हम उसको मेसोलिथिक पीरियड में घुसा दिए। स्टोन टूल्स था मेसोलिथिक पीरियड में, वो और बहुत ही एडवांस होने लगे। मतलब अब जैसे इंसान का दिमाग और थोड़ा तेज होने लगा, तो वो टूल्स का एडवांसमेंट और अच्छा होने लगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका क्लास 1-2 में हैंडराइटिंग जिस तरह से होगा, कहीं ना कहीं उससे अच्छा ही होगा अभी, क्योंकि धीरे धीरे आप में निखर आएगा, धीरे धीरे आप डेवलप करते लगोगे। तो इंसान भी उसी तरह से होने लगा। तो अब उसका जो स्टोन था वो माइक्रोलिथ्स का आ गया। माइक्रोलिथ्स मतलब अब छोटे होने लगे। अब स्किन को अच्छा तरीके से काट सकता था, अब वो स्किन को जोड़ भी सकते थे, हाँ, सुई धागा की तरह उसको इस्तेमाल करके। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक टू हैंडल्स और ऑफ अ बोन वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। सॉज मतलब होता है हसिया, आपने देखा होगा इसे इस तरह से हसिया काटता है, और सिकल्स मतलब कचिया, इस तरह से होता नहीं है, ये हैंडल लगा रहता है यहाँ इस तरह से लगा रहता है। तो इस जगह वो पत्थर लगा दिया करते थे, तो किसी चीज को काटने के लिए वो यूज किया जाता था। एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यूड। तो ये सब समझिए कि एडवांस्ड टूल्स बनने लग रहा था। सॉज एंड सिकल्स मेसोलिथिक पीरियड में यूज होने लगे थे। इस सॉज एंड सिकल्स को माइक्रोलिथ टूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब सोचिए आप यहाँ पर छोटा पत्थर लगाना पड़ेगा, और ये पत्थर इस तरह से रहता था, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो रूट वर्ड होता है स्मॉल का। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर्स इज नोन एज नियोलिथिक। 10,000 साल के बाद जब तक सभ्यता नहीं बनेगी तब तक, मतलब जब तक लोग अब कॉपर से नहीं प्रचलित होंगे, पहली धातु कॉपर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब तक अभी कॉपर से प्रचलित नहीं होंगे तब तक को नियोलिथिक पीरियड कहा गया। We have mentioned the names of some place. You will find and names of more place in the later chapter. Very often we use present day names in the place where we live because we do not know they were called. तो आज हम उन पुराने नाम को आज के ही नाम से जानते हैं, पुराना नाम से नहीं जानते हैं। A changing environment. अब हम मेसोलिथिक के समय को देखेंगे कि कैसे अब इन्वायरमेंट बदला और क्या क्या बदला। Around 12,000 years ago there was a major change in the climate of the world. बहुत ही बड़ी परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो प्लैनेट था वो कोल्ड था, उसको आइस एज कहा जाता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, आइस एज कहा जाता है। हम इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि जब से पृथ्वी बनी तब से पूरा बर्फ से ढका हुआ था। ये एक बहुत ही चेंजिंग प्रोसेस है, इतना डीप आप मत घुसे। बस ये जानिए कि लिथिक पीरियड के पहले आइस एज हुआ करते थे। आइस एज में पूरा दुनिया लगभग बर्फ से ढका हुआ था। धीरे धीरे वार्मिंग बढ़ने लगा। वार्मिंग बढ़ने का मतलब है कि धीरे धीरे तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगा। इसके कारण क्या, वो बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलने के कारण क्या होता है कि ग्रासलैंड्स बनने लगता है, घास का मैदान बनने लगता है। घास के मैदान बनने से क्या होगा कि अब जानवर ज्यादा ब्रीड करने लगेंगे, जानवर का जो स्पीसीज है वो अच्छे से ग्रो करने लगेगा। इसके कारण लोगों को खाना की कमी नहीं होगी, इससे अब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डियर। जैसे जो मैंने पॉइंट बताया वही घास के मैदान बढ़ेगा तो जानवर भी बढ़ेगा, और जानवर बढ़ेगा तो इंसान भी बढ़ेगा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing and these animals. अब आप समझिएगा कि फार्मिंग से जस्ट पहले वाला पोजीशन, हंटर गैदरर से हर्डर बने, मतलब पहले शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे। अब पशुपालन करेंगे, पशुपालन करने के बाद फिर खेती करने का समय आएगा। तो अभी हम लोग मिडिल स्टेज में हैं। The beginning of farming and herding. This was alone a time when several grains bearing grasses includes wheat, barley and rice grew. अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि शुरुआत में इंसान व्हीट और बार्ले ग्रो करता था। उसके बाद फिर विंध्याचल में आपको राइस का अवशेष मिला, और naturally in different parts of the subcontinent men and women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. शुरुआत में इंसान उस फलों को देखते थे। अब एक ही दिन पता नहीं चला, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के कारण होता है। ऑब्जर्वेशन के कारण बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ। सपोज दैट मैं यहाँ पर ABCD 4 फल का नाम रख रहा हूँ। अब क्या शुरुआत में इंसान को पता नहीं था कि ये फल जहरीला है या ये फल उनको फायदे देगा।
तो सपोज दैट एक व्यक्ति आया, इसने इस फल को खा लिया और बच गया, तो लोगों को लगा इसके पीछे कि ना ये जो फल है ना ये हमें ताकत देगी। अब दूसरा व्यक्ति आया और इसने इस फल को, सी फल को खाया और वो मर गया, तो लोगों को लग गया कि नहीं ये जो सी तरह का फल है ना ये हमारे लिए सही नहीं है, ये जहरीला फल है, यानी ये इंसान के लिए उचित नहीं है, तो इनसे वो दूरी बनाने लगे और जो उनको फायदा देने लगे उनसे वो नजदीकियां बनाने लगे। तो इस तरह से अब हाँ मरा ही था इंसान। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उनको पता नहीं था ना कि ये फायदेमंद है या ये नुकसानदायक है। धीरे 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 एक्सपेरिमेंट होते 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 आज आप जो भी चीज देख रहे हैं वो समझिए कि वहां से यहां तक का सफर है। Men and women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। धीरे धीरे वो समझने लगे इन सब फलों के बारे में कि कब उनका सीजन है ग्रो करने का, कितने समय लगता है। अब ये धीरे धीरे का मतलब आप 2-3 साल मत समझिएगा, ये लंबा समय लगता है। इतिहास में 20-50 साल का मतलब कुछ नहीं होता है। This may have been led them to think about growing plants on their own in the way people become farmers। ये जो अब जब फसलों से ये नजदीकियां बनाने लगे तो इससे अब वो उन प्लांट के बारे में और अच्छे तरीके से सोचने लगे। तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि इसे मैं नेचुरली ग्रो करते देख रहा हूँ, इसे मैं खुद ग्रो कर सकता हूँ, खुद अपनी मदद से इसको ग्रो करवा सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये ग्रो करने लगेंगे। तो इसी तरह से फार्मिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पीपल कुड अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड टू नियर द शेल्टर्स। तो अपने शहर या गांव में कुत्तों को तो जरूर देखा होगा। अगर आप किसी कुत्ते को खाना एक दिन दे दे, उनको प्रलोभन दे दे, तो वो आपके पास फिर से दौड़ा दौड़ा आ जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तो ये कह सकते हैं कि आप उसको घूस दे रहे हैं या आप उसको प्रलोभन दे रहे हैं। सेम इसी तरह से होता था। शुरुआत में खाना छोड़ के जानवरों को बुलाया जाता था कि जानवरों को खाना देख के आते थे और फिर उस खाने को धीरे धीरे जब उस जगह में उनको खाना मिलने लगा तब वो उनको टेम करने लगे, यानी पालने की कोशिश करने लगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि शुरुआत में जानवर उतने डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, उतने घरेलू नहीं थे। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग्स। जो पहला चीज था, ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो पहला जानवर जो इंसान ने जिसको पालना शुरू किया वो कौन था? कुत्ता। लेकिन माइंड में आप अपने आसपास जिस तरह के कुत्ते देखते हैं उस तरह का मत सोचिएगा, क्योंकि वो एक जंगली कुत्ता था, उसको पालना और उसको ट्रेन करना भी बहुत मुश्किल का काम था। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they live। अब कुत्ता के बाद धीरे धीरे वो उन सब जानवरों के ऊपर फोकस करने लगे जिनको टेम करने में ज्यादा परेशानियां नहीं आती थी, जो थोड़ा सा जेंटल थे, जो ज्यादा हार्म नहीं करते थे। और वो सब जानवर के नाम है शिप्स, गोट्स, कैटल्स एंड ऑल्सो पिग। इनको अब हर्ड्स में ग्रो करने लगे, हर्ड्स में इनको रखने लगे, झुंड में रखने लगे। और इसके पीछे कारण था कि वो सब घास खाते थे और घास की कमी तो होती नहीं थी। Often people protected these animals from attack by other animals। This is how become herders। कभी कभी ये सब जानवर दूसरे जानवरों से बचाव के लिए, आप देखिएगा आपके घर में अगर आसपास में गली में कुत्ता होगा तो अगर कोई बाहरी आदमी रहता होगा तो वो तुरंत ही भौंकने लगता होगा। इससे आप सचेत हो जाते हैं कि बाहर में हो सकता है कुछ खतरा है। सेम इसी तरह से होता था। इस तरह से इंसान को लगने लगा कि जानवरों का तो काम बहुत ज्यादा है। शुरुआत में और क्या, वो जानवर को पकड़ के रखते थे फूड स्टोर करने के लिए। जरूरत पड़ा तो अभी मान लीजिए कोई 2 जानवर को पकड़ा, एक जानवर को काट के खा लिया, अब एक जानवर को पकड़ के बांध के रखेगा। अब जब थोड़ा समय आएगा, जब इसके पास पहला जानवर का मांस खत्म हो जाएगा, तब उस दूसरे जानवर को पकड़ के मारेगा। क्योंकि अगर दोनों को एक साथ मार देता तो दोनों का मीट एक साथ खा नहीं पाता और खराब हो जाता। तो पहला खाने का प्रोसेस से भी उसको बचा के रखने लगे। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन है जिसके कारण जानवरों को वो रखना चालू कर दिए। तो आप यहाँ से पॉइंट बना सकते हैं। कैन यू थिंक एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्या आपको इसका आंसर मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो ज्यादा सचेत रहते हैं और लोगों को लगा कि ये जानवर अगर मैं अपने घर के पास बांध के रखूंगा, मतलब गुफा के पास या यहाँ पर, तो अगर कोई दूसरा जानवर आएगा तो ये मुझे पहले ही बता देगा। वो दूसरा जानवर कुछ मैं मारूं या वो मुझे मारे, दोनों ही कंडीशन में ये कुत्ता तो मुझे जरूर बता देगा कि बाहर में कुछ है। अब डोमेस्टिकेशन, आप यहां पर फोटो में 2 दांत देख सकते हैं। ये हर्बीवोरस, आप साइंस से पढ़िएगा, हर्बीवोरस का दांत है और ये कार्निवोरस का दांत है। मतलब ये उस तरह के दांत है जो सिर्फ घास खाने के लिए बने हैं, पौधे खाने के लिए बने हैं, फल खाने के लिए बने हैं, और ये मांसाहारी दांत है। आप अगर देखिएगा तो मानव का जो दांत है वो भी घास फूस पौधे वौधे खाने के लिए बना है। वो अलग बात है कि हम सब इस तरह के दांत वाले लोगों की तरह करने लगते हैं।
आप अपने बताइएगा आप किस तरह के करते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन किसको कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें लोग पौधे और जानवरों को रखना चालू करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स डोमेस्टिकेशन। पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको मैंने पिछली स्लाइड में ABCD करके बताया कि लोग सिलेक्ट करते थे कि हाँ ये फसल मुझे उगाना है या इस जानवर को रखना है, क्योंकि उनको पता चल गया कि इससे मुझे खतरा नहीं है, तो सिलेक्टेड प्लांट्स और सिलेक्टेड एनिमल्स को वो रखा करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल दे सेलेक्ट दोस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जिससे वो डिजीज नहीं हो सकेगा। डिजीज आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा, ये मुर्गी से ही फैलता है। तो इस तरह की पहले भी बीमारियां हुआ करती थी, तो जानवरों से भी फैला करती थी या पौधे से भी फैला करती थी। They also select plants that yield large size। वो उस तरह के पौधे भी सिलेक्ट करते थे जिनका प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब आप भुट्टा को देखते होंगे, एक भुट्टा का पौधा में यहाँ पर भुट्टा, यहाँ पर भुट्टा, यहाँ पर भुट्टा, यहाँ पर भुट्टा, बहुत तरह का भुट्टा होता है। कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। I have long stacks। स्टैक्स मतलब होता है यही, ये जो तना है लॉन्ग रहेगा तभी ये ज्यादा फ्रूट्स को होल्ड करके पाएगा। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। ये जो लॉन्ग स्टैक्स है अगर वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो जो राइप ग्रेन है, पका हुआ अनाज है, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स एंड आर प्रिजर्व्ड एंड सोन। सोन मतलब होता है बोना, टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव सेम क्वालिटीज। जो बीज रहा करता था उसको अब रखा भी जाने लगा। क्यों रखा जाने लगा? क्योंकि अब उनको पता चलने लगा कि आज मैं इसको सब खत्म कर दूंगा तो लेकिन दूसरा दिन मैं इसी बीज को मिट्टी में जब बोऊंगा तो इससे भी नई फसल उगेगी। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected। मैंने आपको बताया कि जो सब जानवर जेंटल होते थे, जिनको पता चलने लगा कि इंसान को कि इन सब जानवरों से अब मुझे परेशानी नहीं है, मुझे खतरा नहीं है, उन सब जानवरों को वो अब पालना चालू करने लगे। ये नहीं कि वो शेर को पालना चालू करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे मुझे खतरा है। लेकिन बकरी, भेड़, सुअर, इससे उनको पता था कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं, उल्टा इससे मुझे फायदा ही है। तो वो सब सेलेक्टेड एनिमल्स को ब्रीड करने लगे। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants। तो यहाँ से धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स बनने लगे, जंगली जानवर और पालतू जानवर। फॉर एग्जाम्पल द टीथ ऑफ हॉर्न्स एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इस दोनों का एग्जाम्पल मैंने बताया। जो घास खाने वाले जानवरों का दांत होता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन जो मांसाहारी जानवरों का दांत होता है वो इस तरह का दिखता है। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। डोमेस्टिकेशन तो एक धीरे धीरे वाला प्रोसेस था। ये नहीं कि आज ही हम एक जानवर को लेके आए और बस ये मेरा पालतू बन गया, ऐसा नहीं होता था। That took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago virtually। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन का जवाब आ सकता है कि in which age people started to domesticate animals। किस समय में लोग पशुपालन करना शुरू कर दिए? तो इसका जवाब आएगा मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है। Virtually all the plants and animals produced that we use food today is a result of domestication। आज जो हम जितना भी तरह का जानवर या जितना भी तरह का फल या सब्जी कुछ भी अगर हम खा रहे हैं तो ये उसमें कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। वहां से एक्सपेरिमेंट करते 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 आज हम आए हैं और आज भी एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। कोई नया तरह का स्पीसीज मिल जाए या कोई नए तरह का पौधा मिल जाए तो साइंटिस्ट को पता लगाना पड़ता है कि ये उनके लिए जहरीला है या फायदेमंद है।